नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजराइल और इंडिया की दोस्ती की कहानी, जो कि शुरू होती है हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब 1947 से पहले ही। बट जो आज आपको घनिष्ठता और दोनों में प्रगाढ़ता दिखती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो या स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, वो ऐसा शुरू से था नहीं। ये बात उभर के जब आई, जब अभी हाल फिलहाल में ही हमास ने इजराइल पे दोबारा अटैक किया, तो बहुत सारे जो कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट हो या यूरोपियन कंट्री, जिन्होंने इसको कंडेम किया हमास को। और पहली बार ऐसा जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े में पहली बार क्रिटिसाइज हमास को किया जा रहा है पॉलिटिकल लेवल पे। इवन कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल के पक्ष में खड़ा है, जबकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये जस्ट लाइक योम कूपर वार की तरह है जो 1973 में हुआ। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसको हम समझेंगे। बट हमारा जो आज का एम है वो ये है कि इंडिया और इजराइल का रिलेशन इन द कोर्स ऑफ टाइम कैसे इंक्रीज हुआ, और आज जो एक मोदी इज माई फ्रेंड, नेतन्याहू इज माई फ्रेंड, ये जो जुमले जिसको कहा जाता है एक दूसरे के प्रति, ये जो आदर प्रकट करते हैं ये दोनों लीडर, ये कैसे हुआ, इस पे हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इजराइल के बारे में थोड़ा सा। इजराइल के बारे में हम जानते हैं कि बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 के तहत वो देश बनना तय हो गया था, जो वो किसके मैंडेट में आता था, यूके के मैंडेट में आता था। इजराइल और ज्यूइश की कहानी काफी मतलब शुरू से ही इनको प्रॉब्लम ही हुई है। पहले इनको यूरोप में प्रोसिक्यूशन किया गया, लार्ज स्केल पे इनको मारा गया। उसके बाद ब्रिटेन ने यह वादा किया कि हम आपको एक स्पेशल जेविस कंपनी देंगे, जिसके तहत बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में यह तय हो गया। यहां पे आने के बाद अपने सराउंडिंग से, मतलब इजराइल का अगर आप लोकेशन देखिएगा तो इसी पे अरेबियन पेनिनसुला पे ही छोटा सा देश है यूएई। तो यूएई अभी इसमें दिख नहीं रहा है, तो यूएई समझिए सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, आपका सीरिया, इधर इजिप्ट, कतर, इन 6-7 देशों से इनकी सबसे लड़ाई हो चुकी है। इसको 6 डे वार क्यों कहा जाता है? 6 देश साथ में मिलकर के हमला किए, और कॉवर्ट से छिप करके पाकिस्तान भी हेल्प कर रहा था, लेकिन अपने कॉम्बैक्ट से और अपने लड़ने की प्रवृत्ति से, जो कि वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है कि सबको 6 दिन में हरा दिया। और सीरिया से गोलान हाइट और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और वो जो हम गाजा स्ट्रिप देखते हैं वो उसने दखल कर लिया। ये अलग बात है। इसको बोला जाता है 1973 में सिर्फ इजिप्ट और सीरिया ने साउथ और नॉर्थ से जो हमला किया था उसको बोला जाता है योम कूपर वार। अब योम कूपर क्या है? तो योम कूपर बहुत ही एक पवित्र दिन माना जाता है जुडाइज्म में। उस दिन ये हमला हुआ था, जो इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इजराइल ने कि आज के दिन हमला करेंगे, क्योंकि रामदान का समय चल रहा था। तो वो सोचे कि ये दोनों मुस्लिम कंट्री और हमारा योम कूपर डे, तो कम से कम आज तो वो हमला नहीं करेंगे। बट ऐसा ही हुआ। और ये लोग कंपेयर क्यों कर रहे हैं अभी का जो रिसेंट वार है? क्योंकि इजराइल इसको भी इंटरप्रेट नहीं कर पाया। इंटेलिजेंस होते हैं आपके, जो इंटेलिजेंस फेलियर था। मतलब इजराइल ऐसा नहीं सोच रहा था कि हमास इतने लेवल पे हमला करेगा। बट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में। ये कब से हुई? तो ये कहानी शुरू होती है 1947 से पहले। गांधी जी 1938 में ना, गांधी जी का एक स्टेटमेंट काफी विवादास्पद हुआ और काफी इस पे डिस्कशन हुआ। गांधी जी ने 1938 में अपनी मैगजीन, जो वो एक हरिजन नाम से एक पत्रिका लिखते थे, उसमें उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन उसी तरह अरब का है जिस तरह से इंग्लैंड इंग्लिशमैन का है और फ्रांस फ्रेंचों का है। इस तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया। उन्होंने पूरी तरह से डिसगार्ड नहीं किया जेविस को। जेविस के लिए उनके अंदर में सिंपैथी थी। उन्होंने ये भी बात कही कि जेविस के साथ जो हुआ, ज्यूज के साथ जो हुआ, उससे भी हम सिंपैथी रखते हैं। बट अगर जहां पे इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर आएगा तो वो लैंड जो है वो फिलिस्तीन के तरफ ही जाता है, गांधी जी का। और गांधी जी के अनुयायी थे जवाहरलाल नेहरू। ऑफकोर्स सी बात है, जब ये पीएम बने तो हमारा झुकाव हमेशा फिलिस्तीन की तरफ रहा। ये फिक्स बात थी। देखिए इन्होंने क्या किया, नेहरू ने पूरे फॉर्मली सपोर्ट किया फिलिस्तीन को, कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, और हम 2 नेशन थ्योरी जो वहां पे बन रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल में वो जगह बांट दी जाए जो मेडिटेरियन सी के पास है, उसको बांट दी जाए, उसको हम शुरू से रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। क्या है? बेसिस ऑफ रिलीजन है। आयरनी देखिए, ये काम कब हो रहा था? 1947 में। 1947 में ये सिंक्रोनाइज हो गया कि इंडिया में भी बंटवारा हो रहा था, और बेसिस क्या था? रिलीजन। और यहां पे क्या बेसिस है? रिलीजन। एक और काम हुई, यूएन में रेजोल्यूशन पास किया गया, डॉक्यूमेंट नंबर 181 क्लॉज 2, 181 क्लॉज 2। उसमें यह रखा गया था यूएन जनरल असेंबली में कि जो हम बंटवारा कर रहे हैं, फिलिस्तीन को, इजराइल और फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, कौन देश इसके पक्ष में है, कौन देश इसके विपक्ष में है? इंडिया क्या चीज में था? विपक्ष में, अगेंस्ट में वोट किया। यही नहीं, इजराइल ने अप्लाई किया कि यूएन का मेंबरशिप हमको भी दे दिया जाए। इंडिया वहां भी अगेंस्ट में खड़ा था। तो देखिए, हम पहले क्या थे? हम फिलिस्तीन को ज्यादा सपोर्ट करते थे, इजराइल को नहीं। नेक्स्ट, इसी क्रोनोलॉजी को देखिएगा तो 1950 में इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को,
क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्यों किया? ईरान और टर्की ने कर दिया। अभी देखिए ईरान किसको सपोर्ट करता है? हमास को। और हमास किसके लिए लड़ रहा है? फिलिस्तीन के लिए। अब क्या कारण थे? ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है कि इजराइल इज अ कंट्री। टर्की भी एक मुस्लिम कंट्री है, वो भी रिकॉग्नाइज करता है कि ईरान इज अ कंट्री। जब हमने देखा कि दो मुस्लिम कंट्री जब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इजराइल एक कंट्री है, तो हम भी मानेंगे कि इजराइल एक कंट्री है। अभी तक कौन सा मुस्लिम देश है? पाकिस्तान अभी तक नहीं मानता है कि इजराइल एक कंट्री है। खैर वो बात छोड़िए, उसके मानने या ना मानने से क्या होता, उसको कोई मानेगा ही नहीं कि वो एक कंट्री है। 1953 में इंडिया ने जब कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया तो मुंबई में एक कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट मतलब आप समझिए ना, एम्बेसी से बहुत छोटा, ये है कि आपके कोई प्रतिनिधि आ सकते हैं, मेरा कोई अगर आदमी वहां जाता है उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, या आप लोग कुछ आते हैं उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इतना हम देखेंगे। बट ये एम्बेसी नहीं था। इसी समय एक नई डेवलपमेंट होती है वेस्ट एशिया में। 1960-70 के आसपास एक पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइज होता है। किसके अंडर में? यासिर अराफात का। ये काफी पॉपुलर मेंबर है यासिर अराफात। यासिर अराफात और पीएलओ को हम सबसे पहले मान्यता दे देते हैं कि यस, पीएलओ जो है पैलेस्टीन काउज को रिप्रेजेंट करने वाला सोल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऐसा हमने पारित कर दिया अपने देश में। और यहां पे देखिए इंडिया लास्ट नॉन मुस्लिम कंट्री था जो रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, एंड फर्स्ट नॉन मुस्लिम कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज किया पीएलओ को। मतलब हमारा पूरी तरह से झुकाव किसके तरफ था? पैलेस्टीन के तरफ। इसके अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग कारण है। लोग अलग अलग एज्यूम करते हैं कि ये, कुछ लोग कहते हैं कि अपीजमेंट की पॉलिसी थी, या कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ ग्रुप्स वगैरह से या अपोजिशन से डर रहे थे, या वेस्ट इंडिया से हमारा रिलेशन अनबाइलेंस या और डिग्रेड ना हो जाए इसके चलते दबाव में ये कर रहे थे। अब इंदिरा गांधी 1980 का दौर, जब इमरजेंसी के बाद ये फिर से जीत करके पावर में आई, तो इन्होंने देखिए गांधी जी के अनुयायी नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी, तो ये अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चली और आगे तक चली। 1980 में इन्होंने पीएलए को, अभी तक हमने इजराइल को नहीं दिया, वो अभी कॉन्सुलेट लेवल पे है। पीएलओ का जो ऑफिस था वो क्या हो गया? एम्बेसी में कन्वर्ट हो गया। यासिर अराफात का ऑफिशियल विजिट भी शुरू हो गया। 1983 में हमने नाम, मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो था उसकी प्रेसिडेंसी की, और इंडिया ने यहाँ से अनाउंस कर दिया कि हमारा सपोर्ट पैलेस्टीन के लिए और पीएलओ के लिए पूरी तरह से रिजिड है और फर्म है। 1984 में इंदिरा गांधी ने विजिट भी किया। ये लीबिया के ऑफिशियल दौरे पे गई थी। लीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, उसी के बगल में एक छोटा सा देश है ट्यूनिस, जहां पे यासिर अराफात का पर्सनल हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो वहां पे यासिर अराफात से मिलने गई थी। जब अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी, तो यासिर अराफात इंडिया में आए थे और उनका रोते हुए वीडियो भी आया था। 1909, अब 90s में देखिए 90s में क्या हुआ? पीवी नरसिम्हा राव के, मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनते ही 1992 में ऑफिशियली हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल से फुल फ्लेजेड बन गया। उसकी एम्बेसी खुल गई, सारे चीज़ डिप्लोमेटिकली विजिट, मतलब विजिट अभी मत बोलिए, सारे चीज़ डिप्लोमेटिक रिलेशन फुल एस्टेब्लिश हो गए इजराइल के साथ। लेकिन इसके पीछे काउज क्या थे? काउज क्या थे उसको समझना है। 1962 में साइनो इंडिया वार हुआ, और जो भी वेस्ट एशियन कंट्री थे वो अपने आप को न्यूट्रल रखे हुए थे। न्यूट्रल मतलब तटस्थ। हम तटस्थ हैं, ना हम चाइना की तरफ है ना हम इंडिया की तरफ है। चलिए यहाँ तक ठीक है, ये डिप्लोमेसी में होता है। जैसे देखिए ना, हमारा बहुत जिगरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है रसिया, लेकिन रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, इंडिया क्या है? न्यूट्रल है। इससे रसिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है और यूक्रेन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी कंट्री को न्यूट्रल रख पाते हैं तो ये आपकी डिप्लोमेटिक जीत कही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाइना के प्रति हम जीत गए थे। लेकिन यहां पे देखिए सारा सिनेरियो चेंज हो गया। 1965 से लेकर के 71 में जब हमारा पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, सारे वेस्ट एशियन कंट्री एक पांव पे खड़े होकर के पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगे, इंक्लूडिंग यासिर अराफात यानी कि पैलेस्टीन और पीएलओ। और वहां से नींद खुला इंडिया का कि नहीं, अब हमको किसी डिपेंडेंट होकर के अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलानी है, हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब इंडिया का जहां बेनिफिट होगा हम वो ऐसा करेंगे। तो उस समय और भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे घटनाएं हुई थी जो इस सर्कमस्टांसेस को क्रिएट किया था। इसमें पहला क्या था? इराक ने अचानक रातों रात इन्वेड कर दिया कुवैत। एयरलिफ्ट मूवी देखिए ना अक्षय कुमार की। और डाउनफॉल ऑफ यूएसएसआर 1991 में रसिया का विखंडन हो गया यूएसएसआर का, और यूएस इराक वार, पीएलओ सपोर्ट सद्दाम हुसैन। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका ने इंटरवेन किया तो पीएलओ ने अपनी दूसरी बात सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर दिया। यहां से पीएलओ की पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और इंडिया ने
अपना जो 1992 में है, उन्होंने कहा कि अरे भाई पीएलओ का कोई तो मतलब ही नहीं है, उल्टा सीधा जिसको मन करे उसको सपोर्ट करता है, हमारी बात आई तो हमको सपोर्ट ही नहीं किया। 1919 में हमको एक्चुअल बेनिफिट पता चला 1992 का डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट का। देखिए कारगिल वार 1990, वहाँ पे जो पाकिस्तानी इंट्रूडर्स थे, देखिए इंट्रूडर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई ये मुजाहिदीन का हमला है, वो तो वार मानते ही नहीं है, बट इंट्रूडर्स जो थे वो हाइट पे और क्रिवाइसेस और केव्स वगैरह में छिप करके बैठे हुए थे, और हमारी एयरफोर्स को ना ये पता नहीं चल रहा था कि क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उतना बॉम्ब्स वगैरह में अभी उतनी हाईटेक नहीं थी, तो हमको प्रिसाइजन बॉम्ब चाहिए था कि जहाँ पे मतलब फायर एंड फॉरगेट, हम सेट करके फायर कर दे और भूल जाए, और वो जा करके निशाने पे मार देगी। वो कौन दिया था? अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं नहीं दूंगा। अमेरिका भी सपोर्ट में था। कौन आया सामने? इजराइल। इजराइल ने हमको प्रिसाइजन बॉम्ब अपने जो इमरजेंसी कोटा है जो वो बना करके रखता है उसमें से उसने दे दिए एक बात पे कि हाँ हम आपको देते हैं, और इस तरह से हम कारगिल युद्ध जीत गए। इसके उपलक्ष्य में मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी तो खुद नहीं गए थे, लेकिन अपने फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह को 99 के बाद 2000 में पहला इंडिया का ऑफिशियल विजिट हुआ जब कोई मिनिस्टर इजराइल ऑफिशियल विजिट पर गया, और वो थे उस समय के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह। उसके बाद LK आडवाणी भी गए। 2014 से 2017 तक देखिए, यहाँ पे आपको एक ड्रास्टिक चेंज आएगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पहले क्या थी, अब क्या है। फ्रॉम 2000 टू 17 मोदी जी, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में इन्होंने पहले क्या किया, देखिए हम ऐसा नहीं है ना कि इजराइल को गोद में बैठा ले और सबसे दुश्मनी ले ले, ऐसा भी नहीं कर सकते, और फिलिस्तीन को गोद में बैठा ले और सबसे दुश्मनी ले ले, ऐसा भी नहीं कर सकते। बैलेंसिंग ऑफ पावर क्या होता है ये थोड़ा समझिएगा। देखिए जितने 6 डे वार में थे, जिससे जिससे इजराइल का लड़ाई हो चुका है 2014 से लेकर के 70 तक, उन सारे देशों को विजिट किए नरेंद्र मोदी जी। जब उन सारे देशों को विजिट कर लिए तो 2017 में पहुंच गए इजराइल, और 2018 में फिलिस्तीन, और जब इजराइल गए तो फिलिस्तीन नहीं गए थे, और जब फिलिस्तीन गए तो इजराइल नहीं गए थे। चारों तरफ से इन्होंने मैनेज किया। आज हमारा फिलिस्तीन भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है, और सारे वेस्ट एशियन नेशन भी दोस्त है। इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ पावर। अभी सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच निगोसिएशन कर रहे हैं जो बाइडन कि इन दोनों में दोस्ती हो जाए, जैसे UAE और बहरेन का हो गया ना। इसमें कौन किए थे? डोनाल्ड ट्रंप, अब्राहम एकॉर्ड। तो ये भी हो रहा है कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बना ले। इससे क्या होगा, उधर स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है इस स्टेबिलिटी ना आए, इसी के लिए हमास ने तो हमला किया। अभी वो निगोसिएशन जारी था, हो सकता था नेक्स्ट मंथ या 2-4 मंथ में ये काम हो जाता। अब क्या, अब तो लॉन्ग टर्म में हो गया। तो ये नेतन्याहू, प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन एक बात बताइए, वेस्ट एशिया में हमारा इंटरेस्ट क्यों है? वेस्ट एशिया अनस्टेबलाइज होता है तो हो, हमको क्या मतलब है, लेकिन है मतलब है 50% एनर्जी जो है ना हम उधर से ही इंपोर्ट करते हैं। इंडिया एक एनर्जी हंग्री कंट्री है, और 50% एनर्जी के लिए हम डिपेंड किधर करते हैं? वेस्ट एशिया। 90 लाख इंडियन उधर किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब में रहते हैं। कनेक्टिविटी टू यूरोप, अभी G20 में ये फाइनल हो गया कि एक कनेक्टिविटी बनेगा रोड भाया सी पोर्ट जो यूरोप तक जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए FDI मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब मिलते हैं। अगर मैं जॉब की बात करूं स्पेशली इजराइल के बारे में, तो वहाँ पे केयर गिवर्स का जॉब की अपॉर्चुनिटी इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक रूल है कि जो ओल्ड एज पर्सन है, जो इनकेपेबल है अपने डे टू डे लाइफ के कामों को करने के लिए, उनके लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है केयर टेकर्स। तो आप ANM नर्सिंग का अगर कोई भी कोर्स की हुई है, और थोड़ा सा एक उनका क्लासेस चलता है इंडिया में भी हिब्रू लैंग्वेज का, तो हिब्रू लैंग्वेज थोड़ा सा सीख जाइए और उसके बाद जाइए, और बहुत अच्छा एवेन्यू है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला के मैक्सिमम पीपल केयर गिवर्स के रूप में इजराइल में काम करते हैं। कम से कम 18,000 लोग इंप्लॉय हैं, और काफ़ी हैंडसम सैलरी है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारा इजराइल के लिए। इसके अलावा इजराइल से हमारा स्ट्रेटेजिक 5% उससे हम डिफेंस के लिए डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बहुत सारे एग्रीमेंट है। अमेरिका ने तो अपना ज़बरदस्त अभी का जो युद्धपोत जो होता है उसको भी उसने सेंड कर दिया है मेडिटेरेनियन सी में, कि अगर कुछ बातें आगे एस्केलेट होती हैं तो उसको संभालने के लिए। और इस बार इजराइल कसम खाया हुआ है कि गाजा स्ट्रिप को इस बार निपटा देगा। अब गाजा स्ट्रिप की बात आई है तो एक बात समझिए ना, गाजा स्ट्रिप में देखिएगा, तो गाजा स्ट्रिप जो है ना, इधर क्या है, मेडिटेरेनियन सी। जो सबसे चौड़ा जगह है गाजा स्ट्रिप पे वो है 12 किलोमीटर का, और लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, 40 किलोमीटर का। मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24, 240 किलोमीटर, 480, इतना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और रहते कितना है, 20 लाख लोग।
इधर क्या है, मेडिटेरेनियन सी, नीचे क्या है, इजिप्ट, ऊपर क्या है, सीरिया, और इधर क्या है, इजराइल। और इसमें कौन रहता है, हमास। तो इस बार इजराइल सोचा है कि इस बार कंप्लीट सीज कर लेंगे हम गाजा स्ट्रिप को। और योन कूपर जो वार हुआ था उसी में सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप ये था किसका, इजिप्टे का है, छीन करके रखा था। और उसी पे पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इसको माना जाता है। तो ये कंडीशन है उनका। और इस बार इजराइल एकदम ठान करके गया है कि इस बार हम इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में इनको खत्म कर देंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। अभी ये न्यूज़ जो है कंटिन्यूएशन में है, तो जो होगा उसको आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।